हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं सीडीपी को हम काफ़ी हद तक इस क्लास में हम कवर करेंगे। अगर कवर नहीं होता है तो हम इसका पार्ट 1 रखेंगे, पार्ट 2 रखेंगे और पार्ट 3 रखेंगे। यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे की ये क्लास होने वाली है। जितना भी इसमें सीडीपी कवर होगा उससे अगली क्लास में हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी को। सीडीपी का पहला ही कहाँ से शुरुआती है, पहले हम सीडीपी के इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसे दे रखा है ये मनोविज्ञान का उद्भव, यानी दर्शन शास्त्र से विज्ञान तक, यानी कि मनोविज्ञान क्या है? ये आत्मा और आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। शुरुआत में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। अब इसके मूल शब्द के बारे में जानेंगे। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द के बारे में जानेंगे। मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है हमारा साइकी प्लस लोगोस, यानी कि साइकी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है का अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल्स। यानी कि हम इसके हिस्ट्री के शून्य से शिखर तक हम सीडीपी की क्लास को लेके जाएंगे। आप क्लास के शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको सीडीपी के काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके कवर होंगे और काफ़ी सारे टॉपिक्स आपके क्लियर भी हो जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए देखते हैं पहला ही क्या था। इसमें विषय था, एक विषय की खोज में वुडवर्थ का क्या कथन था? वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कथन दिया। पहले मनोविज्ञान के आत्मा का था, फिर मन का विज्ञान हुआ, फिर चेतना का विज्ञान, लास्ट में ये किस पर चल रहा है? व्यवहार पर चल रहा है। अभी किस पर चल रहा है? व्यवहार पर। इन्होंने परिभाषा दी मनोविज्ञान में, पहले अपनी आत्मा, फिर मन व मस्तिष्क, फिर चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस को छोड़ा, अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। अभी क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का एक रूप है, व्यवहार को अपनाए हुए है। 16वीं शताब्दी में आत्मा का चिंतन, 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान, इसका उदय हुआ। समर्थक कौन थे? इसके सपोर्टर्स कौन थे? अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल और प्लेटो ने इसका समर्थन किया आत्मा के विज्ञान का। आत्मा का विज्ञान साइंस ऑफ सोल था। साइंस ऑफ सोल, आत्मा के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ सोल। इसका खंडन हुआ, यानी कि रिएक्शन हुआ। इसका खंडन किसने किया? आत्मा का कोई रूप, रंग या आकार प्रकार नहीं होता, इसलिए इसका खंडन कर दिया। ये बताया गया कि आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता, इसलिए ये गलत है, तो इसका खंडन कर दिया गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 17वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को अब मन का विज्ञान कहा जाने लगा। क्या? मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। इसके सपोर्टर्स कौन थे? पेम्पोनोजी इसके सपोर्टर थे। इसे मन का विज्ञान कहा गया, साइंस ऑफ माइंड कहा गया। लेकिन इसका भी खंडन किया। इसका खंडन किस बात को लेकर हुआ? मन का कोई निश्चित आकार या रूप, रंग या स्थिति नहीं होती। ये बात सही है कि कोई निश्चित आकार या रूप, रंग नहीं होता, इसलिए इसका भी खंडन कर दिया गया। यानी कि 17वीं शताब्दी में मन के मस्तिष्क का विज्ञान का उदय हुआ और इसका भी खंडन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 1774 प्रथम व्यवस्थित अध्ययन। शोधकर्ता कौन थे? पेस्टोलॉजी ने 1774 में एक अध्ययन किया। उनका विषय क्या था? उन्होंने अपने 3.5 साल के बच्चे का अध्ययन किया। उन्होंने अपने ही बच्चे पर, 3.5 साल का जो बच्चा था उस पर अध्ययन किया। प्रकाशन, उन्होंने एक बुक बनाई जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। क्या नाम था? बेबी बायोग्राफी। शोधकर्ता पेस्टोलॉजी, और उन्होंने ये कहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। इसके सपोर्टर्स कौन थे? विलियम वुल्ट और विलियम जेम्स। स्कोप यानी कि चेतन, कॉन्शियसनेस और अर्धचेतन, सब कॉन्शियसनेस यानी मन यानी कि कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, इसका भी खंडन हुआ। कमी क्या थी इसमें? अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड की अपेक्षा की गई। अनकॉन्शियस माइंड की क्या है? उपेक्षा इसमें की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चेतना का खंडन क्यों हुआ? मैकडूगल, चेतना का खंडन हुआ, मैकडूगल की आलोचना हुई। चेतना एक बहुत बुरा शब्द है, यानी कि कॉन्शियसनेस इज ए वेरी बैड वर्ड। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी। संदर्भ में उस समय ये निश्चित नहीं था कि मनोविज्ञान वास्तव में किसका अध्ययन है। मनोविज्ञान वास्तव में किसका अध्ययन है? ये तो हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जान रहे हैं। फिर हम उसको हर चैप्टर को, हर जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे।
20वीं शताब्दी के से अब तक व्यवहार का विज्ञान समर्थक कौन थे? इसके वाटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। सबसे सटीक परिभाषा द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन, व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये सबसे अब तक का सबसे ठोस माना जाता है और इसी पर मनोविज्ञान अभी काम कर रहा है। मनोविज्ञान के काफ़ी सारे संप्रदाय हुए, हम इनके संप्रदायों के बारे में जानेंगे। पहला संप्रदाय क्या था? संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म, प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म। तीसरा था व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। मनोविश्लेषणात्मक यानी कि साइको एनालिसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। अब हम इनके सबके बारे में जानेंगे। पहला है संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म। मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय फर्स्ट स्कूल ऑफ विलियम वुंड के शिष्य थे। कौन थे ये? विलियम वुंड के शिष्य थे टिचनर ने दिया। विधि क्या थी? आंतरनिरीक्षण, चेतना का विश्लेषण करना और उनके भागों में बांटना। यानी कि चेतना का जैसे विश्लेषण करेंगे तो एक प्रतिमा बनेगी, क्या होगा? एक प्रतिमा बनेगी, क्या होगा? एक प्रतिमा बनेगी। फिर संवेदना का सेशन होगा, भावना होगी और फिर क्या? एक प्रतिमा बनेगी। फिर दोबारा से क्या? एक प्रतिमा बनेगी, इनकी एक चित्र बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है प्रकार्यवाद। सपोर्टर्स कौन थे प्रकार्यवाद के? विलियम जेम्स थे, जॉन डीवी और एंजेल थे। इनका मूल प्रश्न क्या था? कोर क्वेश्चंस क्या था इनका? चेतना का किसी तरह का कार्य करती है। चेतना क्या? किस तरह का कार्य करती है। मुख्य अवधारणा की ऑफ कॉन्सेप्ट, समायोजन, एडजस्टमेंट। इनका कार्य क्या था? एडजस्टमेंट्स करना। व्याख्या इनकी एक्सप्लेनेशन, मन का वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। मन क्या है? वातावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। तीसरा आता है हमारा व्यवहार का विज्ञान यानी कि व्यवहारवाद। इसके समर्थन कौन थे? 1913 में जॉन बी वाटसन। तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात किसने कही? जॉन बी वाटसन से कही। क्योंकि यूपी टेट में फैक्ट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस तरह का कोई भी एक आपको स्लोगन दे देगा और आप पूछ लेगा कि इस स्लोगन को किसने कहा था। तो वस्तुनिष्ठ अध्ययन ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है। इसमें क्या? हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और वातावरण चाणक्यता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर क्या? मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस। ये किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। असामान्य व्यवहार का कारण क्या है? चेतन मन है। सम्मोहन, मुक्त साचार्य यानी कि सपन व्याख्या, इसका क्या है? सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान का विहंग क्या था? यानी कि मनोविज्ञान के किस तरह से उसने उदय हुआ। पहले उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, बाद में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। आज भी हम मनोव्यवहार के मानसिक विज्ञान की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम जानेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। बाल विकास यानी कि मनोविज्ञान का सिद्धांत की विकास और अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे। मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं। जो संप्रदाय हमने पहले पढ़े थे उसमें से हमारे कुछ संप्रदाय रह गए थे। हमने पहले 4 संप्रदाय को पढ़ लिया था। ये हमारा 5वां संप्रदाय क्या है? मानवतावाद क्या? समर्थक कौन थे इनके? कार्ल रॉजर्स थे। इनका मुख्य विचार था प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि का मौका मिले। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मसिद्धि का मौका मिले, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे। इनका की टर्म क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो हमारा 5 है और ये क्या हमारा 6 है। यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई सिर्फ। गेस्टाल्ट विज्ञान यानी कि गेस्टाल्ट विज्ञान क्या था? हिस्ट्री, इसकी शुरुआत हुई 1912 में। इनके फाउंडर कौन थे? संस्थापक थे मैक्स बार्मिदर और सह संस्थापक थे कोलर, कोफका, कुर्ट लेविन थे। डेफिनेशन क्या थी? गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है कि समग्र यानी कि होल, समग्र, संपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसके मनोविज्ञान के संप्रदाय जो लास्ट 2 संप्रदाय इसके बारे में जान लेते हैं। पहला संप्रदाय संज्ञान का संप्रदाय यानी कि कॉग्निटिव। समर्थक कौन थे? ब्रूनर, जॉन मिलर। मुख्य विचार क्या था इसमें? इनमें मानसिक क्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। आप कैसे सोचते हो, समझते हो, याद करते हो या समस्या का समाधान करते हो, या फिर समस्या का क्या है? समाधान करते हो। उन्होंने एक नोट दिया, यह दिमाग को कंप्यूटर की तरह मानता है। रचनावादी निर्मितवाद
यानी कि कंट्रैक्टिविज्म, बच्चे की सक्रिय एक्टिव रहकर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, अपने ज्ञान का क्या है निर्माण करते हैं। की फिगर्स क्या थे, वाइगोस्की का सामाजिक और रचनावादी, पियाजे का सिद्धांत दिए। ये क्या था, रचनावादी निर्मितवादी थे ये वाइगोस्की और पियाजे। चलिए अब आगे जानते हैं, आगे क्या है, ये विकास की अवधारणा है। विकास की कुछ डेफिनेशंस हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। मुनरो ने विकास की डेफिनेशंस दी। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। ये बात किसने कही, मुनरो ने कही। दूसरी फ्रैंक ने क्या कहा, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। हर्रोक ने क्या कथन कहा, ये जो डेफिनेशंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं डेफिनेशन से क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीटेड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो आप इसे लाइक करके अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। कि हर्लोक ने क्या कहा, विकास की किसी नवीन विशेषताओं की योग्यता को प्रस्फुटित किया जा सकता है। ये 3 डेफिनेशंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, आप इनको याद कर लेना। चलिए अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने पहले मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जाना, फिर हमने उसके संप्रदायों के बारे में जाना। अब ये हमारा CDP का यहाँ से पहला टॉपिक शुरू होता है। यहाँ से हम देखते हैं किस तरह से हम इसको कवर करने वाले हैं। पहला आता है हमारा अभिवृद्धि बनाम विकास, यानी कि अभिवृद्धि बनाम विकास। अभिवृद्धि क्या है, ये मात्रात्मक है। अभिवृद्धि मात्रात्मक है, हम इसको नाप व तोल सकते हैं। विकास क्या है हमारा, मात्रात्मक व गुणात्मक है, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव है। यानी कि विकास में क्या होता है, अभिवृद्धि विकास में क्या मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी, दिखाई भी देती है और दिखाई नहीं भी देती है। मध्य किशोर अवस्था तक निर्धारित समय होता है, निर्धारित समय होता है। और विकास क्या है, एक जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। ये केवल शारीरिक परिवर्तन में होता है। ये सभी प्रकार के परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक परिवर्तन इसमें होते हैं। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती, विकास की प्रक्रिया का एक भाग होती है। ये बात बिल्कुल सही है, अभिवृद्धि क्या एकीकृत नहीं होती, ये विकास की प्रक्रिया का एक भाग होती है। विकास एकीकृत होता है क्योंकि ये सभी पहलुओं में आपस में संबंधित करके चलता है। माप का ये अभिवृद्धि क्या माप का विषय है, और विकास क्या है ये मूल्यांकन का विषय है। किसका, मूल्यांकन का विषय है। अभिवृद्धि क्या है, ये रेखीय होती है, और विकास क्या है, वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप देखा जा सकता है। अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप क्या देखा जा सकता है, विकास केवल अनुभव किया जा सकता है। विकास का क्या है, केवल अनुभव किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, सतत विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास क्या निरंतर चलता रहता है, ये गर्भधान से मृत्यु तक चलता है विकास। नंबर 2, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन ऑफ द मोशन फेसेस, गर्भावस्था से शेष अवस्था से किशोर अवस्था में तीव्र होता है। विकास क्या है, गर्भावस्था से शेष अवस्था व किशोर अवस्था में क्या होता है, तीव्र होता है। व्यक्तिगत अंतर का नियम, प्रत्येक बच्चे का विकास अलग गति से होता है। प्रत्येक बच्चे का विकास क्या अलग गति से होता है। नंबर 4 क्या है हमारा, विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत। चरण स्टेजेस वाले सिद्धांत, यानी कि पियाजे, फ्रायड और कोलबर्ग ने दिए। विकास क्या एक रेखीय नहीं होता, ये स्पायरिकल होता है, और फिर उसकी स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं, उसकी स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस के बारे में पता है। चलिए आगे देखते हैं, बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी कि एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं। गति अलग अलग हो सकती है, क्या कोई बच्चा तो तेज़ी से विकास होता है किसी बच्चे का, किसी बच्चे से क्या होता है, धीमा विकास होता है। किसी बच्चे का धीमा विकास होता है, किसी बच्चे का तेज विकास होता है। पैटर्न सब कैसा, सेम फॉलो करते हैं। पैटर्न कैसा, सभी सेम फॉलो करते हैं, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं।
सेकंड है हमारा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर पहले बच्चा सामान्य क्रिया करेगा, फिर जनरल एक्टिविटी करेगा, फिर विषय क्रिया स्पेसिफिक एक्टिविटी करेगा। यानी कि पहले बच्चा पूरा हाथ चलाएगा, फिर अपने हाथों की उंगलियों को चलाकर किसी वस्तु को पकड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशिष्ट हो जाएगा। एकीकरण का नियम, एकीकरण का नियम पहले बच्चा पूरे अंगों को चलाना सीखेगा, फिर अंग के कुछ भागों को चलाएगा, वह अंत में एंड्स में उसके भागों को चलाना सीखेगा। यानी कि पहले हाथ, फिर उंगलियां, फिर पूरे हाथ को चलाता है इसमें बच्चा। नंबर 4 है परस्पर संबंध का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। शारीरिक के साथ मानसिक विकास, शारीरिक विकास के साथ क्या है, मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट एंड संवेगात्मक विकास, और सामाजिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। अब विकास की दिशा एवं प्रकृति के बारे में जानेंगे। विकास की दिशा और प्रकृति किस तरह की होती है, यानी कि डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डायरेक्शंस के 2 रूल्स हैं, मस्तका दोमुखी और समीप दूराभिमुखी, यानी कि सेफेलोगोडल प्रोक्सिमो डिस्टल। सेफेलोगोडल क्या होता है और प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम इसके नेचर के बारे में जानते हैं। नेचर क्या है, नेचर स्पायरल विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। विकास क्या है, सीधा ना होकर इस तरह से क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। प्रेडिक्शन क्या है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की क्या है, भविष्यवाणी की जा सकती है। अब विकास की भविष्यवाणी क्या है, की जा सकती है। अब ये देखते हैं हम मस्तोदोमुखी क्या है, सेफेलोगोडल, यानी कि क्रम का विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि सिर से क्या है, सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। समीप दूराभिमुखी यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल, यानी क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से फिर बाहरी विकास होता है। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी फिर अन्य अंगों में होता है, यानी कि सेंटर से चारों ओर में विकास क्या है, होता है। विकास के परिवर्तन के बारे में जानते हैं। शारीरिक परिवर्तन होता है विकास में। विकास में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, भाषाई परिवर्तन होता है और संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है। हमने मस्तोदोमुखी यानी कि सेफेलोगोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल के बारे में जान लिया। अगर सेफेलोगोडल से क्वेश्चंस आता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से फैक्ट पर बन जाते हैं बीटेड एग्जाम में, कि सेफेलोगोडल का मतलब ये है कि विकास जो है सर से पैर की ओर होता है, सर से पैर की ओर होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या है, विकास सेंटर से चारों तरफ होता है, सेंटर से यानी कि नाभि से या फिर रीढ़ की हड्डी से चारों ओर होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, हर लोग का क्लासिफिकेशन है, गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। लेकिन यहाँ पर रोस ने भी क्लासिफिकेशन किया। ये तो हर लोग का क्लासिफिकेशन क्या है, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। लेकिन रोस ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसने कहा शेष अवस्था होती है, फिर पूर्व बाल्यावस्था होती है, फिर क्या है उत्तर बाल्यावस्था और फिर किशोर अवस्था होती है। इसने बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था को दिया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। शेष अवस्था, शेष अवस्था का काल क्या है, 0 से 2 वर्ष होता है। शेष अवस्था का काल क्या है, 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व बाल्यावस्था का काल कितना हो, 3 से 6 वर्ष होता है। उत्तर बाल्यावस्था का काल कितना है, 7 से 12 वर्ष होता है। किशोर अवस्था का काल क्या है, इनके 13 से 18 वर्ष होता है। और प्रौढ़ अवस्था का 18 प्लस होता है, वो कितना भी हो। फिर इनकी एजेस हैं, इनकी एजेस को याद रख लेना है, क्योंकि एज पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट यूपी टेट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अब शेष अवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल में जानेंगे। शेष अवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल में जानेंगे। शेष अवस्था, ये इसकी जो उम्र होती है 0 से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष होती है। इसके विकासात्मक कार्य के बारे में जानेंगे और इसके अन्य नाम के बारे में जानेंगे। शेष अवस्था के अन्य नाम क्या हैं, शेष अवस्था के अन्य नाम हैं जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। अगर क्वेश्चन आए तो ये शेष अवस्था है। भावी जीवन की आधारशिला क्या है, ये भी शेष अवस्था है। कल्पनाओं व मन की मौज में विचरण करने की अवस्था कौन सी है, ये भी शेष अवस्था है। दोहराने की अवस्था भी क्या है, शेष अवस्था है। एक नाजुक अवस्था है तो शेष अवस्था है। खतरनाक अवस्था है तो क्या है, ये भी शेष अवस्था है।
प्रिय लगने की अवस्था क्या है, ये भी शेष अवस्था है। इसके विकासात्मक कार्य क्या हैं, पहले बच्चा इसमें रेंगेगा, फिर क्या है खड़ा होना सीखेगा, फिर क्या है चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, कूदना सीखेगा, फेंकना सीखेगा, यानी किसी भी वस्तु को फेंकना सीखेगा। इसी रूप से सीखने का साधारण रूप से खाने पीने की क्रिया को भी सीखता है बच्चा। इनमें शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना भी सीखता है, यानी कि शारीरिक रूप से पहले बच्चा जैसे जैसे उसमें बताया रेंगता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिरता है, इस तरह से शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। क्या है, मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना भी क्या है इस उम्र में ही सीख जाता है। 0 से 2 वर्ष में ये मलमूत्र पर विसर्जन करने का नियंत्रण करना भी सीख जाता है। मुख्य कथन, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। मुख्य कथन क्या है, गुड एनफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। मानसिक विकास जो आधा 3 वर्ष तक हो जाता है, आधा पूरी जिंदगी में होता है। जॉन लॉक कहते हैं शिशु का मस्तिष्क कोरिपुलेट होता है। इनकी परिभाषाओं को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सीबी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि शिशु का मस्तिष्क कोरिपुलेट होता है, ये कथन किसने दिया, तो जॉन लॉक ने। अगर हमको याद है तो हम बता सकते हैं कि जॉन लॉक ने दिया। ये टेबुला या रासा भी कहा जाता है। वैलेंटाइन शेष अवस्था में सीखने का आदर्श काल है। शेष अवस्था क्या है, सीखने का आदर्श काल है। चलिए हम दूसरी अवस्था के बारे में जानते हैं। दूसरी अवस्था क्या है हमारी, पूर्व बाल्य अवस्था। दूसरी अवस्था क्या है, पूर्व बाल्य अवस्था। इसकी उम्र कितनी होती है, 3 से 6 वर्ष होती है। 3 से 6 वर्ष होती है। इसके अन्य नाम के बारे में जानते हैं। ये पूर्व विद्यालय आयु यानी कि प्री स्कूल एज भी इसे कहा जाता है। खिलौने की आयु भी इसे ही कहा जाता है, एज ऑफ टॉय। अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसी एज को कहा जाता है, पूर्व बाल्य अवस्था को। और गंदी आयु पूर्व बाल्य अवस्था को, इसमें बच्चा काफ़ी गंदे कपड़े करता है। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था भी हमें पूर्व बाल्य अवस्था को ही कहते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं यानी कि जीववाद, एनिनिज्म है। इसमें ये क्या निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझता है, सजीव समझता है। स्व केंद्रित अहमवादी यानी कि सेल्फ कंट्रोल ईगोसेंट्रिक से है। इसके अंदर ये बच्चा चाहता है कि जिससे मैं अपने आप कंट्रोल कर रहा हूँ, पूरा समाज भी मेरे हिसाब से चल रहा है और मैं ही उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। अक्षर लिखना इस उम्र में बच्चा क्या उत्तर बाल्यावस्था में जान जाता है, यानी कि गिनती गिनना, राइटिंग, लेटर्स, काउंटिंग नंबर, वस्तुओं को क्रम में रखना इस उम्र में क्या है ये जान जाता है। हल्के भारी का जाना होना यानी कि हल्के भारी को भी जान जाता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है इस उम्र में। अनुक्रमणशीलता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी इसमें आ जाती है। अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन, ये भी बच्चे के अंदर क्या है आ जाता है पूर्व बाल्यावस्था में। चलिए अब पढ़ते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। उत्तर बाल्यावस्था लेट चाइल्डहुड, इसकी उम्र कितनी होती है, 7 से 12 वर्ष होती है। इसके की आइडेंटिफायर क्या है, इसे खेल की आयु कहा जाता है। जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है। समूह की आयु इसे गैंग की आयु भी कहा जाता है। इसमें मिथ्या परिपक्वता का काल भी इसे ही कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। मिथ्या और परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। इसकी विशेषताएं क्या है, ये समूह टोली में खेलना पसंद करता है। सामाजिक भावनाओं का इसमें क्या है विकास होता है। संग्रह करने की, इसमें इकट्ठे होने की क्या है प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। चलिए इसकी और विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसकी और विशेषताएं क्या है, ये है भाषा का विकास होता है। इसमें भाषा का विकास होता है। इनमें एंट्रीज किसकी होती हैं, मित्र, स्कूल, खेल की एंट्रीज होती हैं। इसमें भी मुख्य कथन दिए हैं उत्तर बाल्यावस्था। रोश ने क्या कहा, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। बाल्यावस्था क्या है, मिथ्या और परिपक्वता का काल है। किलपैट्रिक ने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। कार्ल ब्रुश ने कहा बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। जीवन का एक अनोखा काल है। इसमें हमें तीन मुख्य कथन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स को याद करना है, क्योंकि इन स्टेटमेंट्स पर भी यूपी टेट एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
कम से कम बता रहा हूँ आपको मैं 5 क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट पर आते हैं। फैक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फैक्ट पूछ लिया जाएगा कि बाल मिथ्या परिपक्वता का काल का कथन या फिर परिभाषा किस साइंटिस्ट ने दी, तो ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी कि 13 से 18 वर्ष। एडोलसेंस क्या है? 13 से 18 वर्ष। इसके अन्य नाम क्या है एडोलसेंस के? जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे क्या है? स्वर्ण काल है। बसंत ऋतु, इसे भी एडोलसेंस को बसंत ऋतु कहते हैं, किशोर ऋतु। वीर पूजा की अवस्था, इसे भी किशोर अवस्था कहते हैं। परिवर्ती अवस्था यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड, इसी को कहते हैं। इसकी काफ़ी सारी विशेषताएं, चलिए हम विशेषताओं के बारे में जानेंगे। विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स, बुद्धि का अधिकतम विकास। दोस्तों ये क्लास आपके लिए मैं करा रहा हूँ, इतनी महत्वपूर्ण क्लास है और इतनी यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आप अगर इस क्लास को कर लेते हैं, जितना भी हम सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा इस क्लास में हम कवर करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा हम इस क्लास में कवर करेंगे। अगर इस क्लास में CDP कवर नहीं होता है तो हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, और हमने ये संकल्प लिया है कि हम सारा CDP का सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको देने वाले हैं। और ये इतना वैल्यूएबल कंटेंट होगा आपके लिए। आपको 30 के 30 क्वेश्चंस इसी सिलेबस से आपको यूपी टेट एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। क्योंकि अब पहले हमने CTET को पढ़ाया था, अभी हम यूपी टेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर करा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। बुद्धि का अधिकतम विकास इसी उम्र में होता है। विचारों और संवेगों की परिपक्वता जो है इसी उम्र में आती है, यानी कि किशोर अवस्था में। दिवा सपनों की प्रवृत्ति क्या है? किशोर अवस्था में आती है। समूह को महत्व जो दिया जाता है इसी अवस्था यानी कि किशोर अवस्था में दिया जाता है। समाज सेवा की भावना भी किशोर अवस्था में आती है। आत्मसम्मान की भावना क्या है? वो भी किशोर अवस्था में आती है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, ये भी किशोर अवस्था में आता है। अथवा धर्म में विश्वास ना होना, ये भी किशोर अवस्था में आता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति जो टेंडेंसी होती है, ये भी क्या है? किशोर अवस्था में ही आती है। किशोर अवस्था के बारे में कुछ और जान लेते हैं। किशोर अवस्था एडोलसेंस 13 से 18 वर्ष होती है। स्टैनली हॉल ने कहा किशोर अवस्था प्रबल दाब यानी कि प्रबल दबाव व तनाव का तूफान एवं संघर्ष का काल है। इस तरह से इसमें जितनी भी परिभाषाएं जिस काल के लिए दी गई हैं उनको भी हमने इसमें रखा है। स्टैनली हॉल ने क्या कहा? किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तनाव का तूफान एवं संघर्ष का काल है। किलपैट्रिक ने क्या कहा? किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जॉनसन ने कहा किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। शेष अवस्था की क्या है? पुनः आवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। ये स्वास्थ्य संबंधित रोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये एडोलसेंस में ही ये चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य संबंधित रोग, एनोर्सिया नर्वोसा, बच्चा सोचता है कि मैं मोटा हूँ तो वह डाइटिंग करेगा। बुलिमिया नर्वोसा, बच्चा सोचता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता तो वह खूब रोएगा, फिर खुद से वॉमिट करेगा। क्या? वॉमिट करेगा। आदर्श यानी कि विंजी ईटिंग डिसऑर्डर करेगा इसमें। अब आगे हम जानते हैं शारीरिक विकास के आंकड़ों के बारे में, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट्स ऑफ डाटा। भार क्या होगा? आधार, शेष अवस्था, इन्फेंसी, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। इसका भार होगा बालक का शेष अवस्था में। बालक का भार बालिका से 7.15, बालिका से 7.13 होता है। और ये भार कितना होगा? भार में क्या है? वृद्धि होगी। 15 वर्ष के बाद बालक का भार अधिक हो जाता है। लंबाई, विकास की गति अति तीव्र होती है और इसकी व्यवस्था जो है बाल्यावस्था में क्या है? ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। बॉयज़ 95% 14 साल की उम्र तक और गर्ल्स 90% विकास अपना कर लेती हैं। सिर व मस्तिष्क यानी कि हेड एंड ब्रेन, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है। हड्डियाँ, जब बच्चा पैदा होता है शेष अवस्था में तो 270 होती हैं। 10 से 12 वर्ष में कितनी हो जाती हैं? 350 हड्डियाँ होती हैं। और दूध के दांत क्या है? इसमें उनमें गिरने लगते हैं।
अब हम जानेंगे मानव विकास और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। मनोविश्लेषणात्मक यानी कि संवेगात्मक, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, व्यापक अध्ययन। इसका हम क्या है, व्यापक अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट शेष अवस्था इन्फेंसी स्टेज में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। ना तो बालक और ना ही बड़ा होता है। इन्फेंसी स्टेज में क्या है, ना तो बालक हो है और ना ही वे बड़ा है। संवेगात्मक अस्थिरता सबसे क्या अधिक होती है। भय, फियर, क्रोध, एंगर का प्रेम, लव ही संवेग है। यानी कि भय यानी कि फियर यानी कि क्रोध और प्रेम का ही संवेग है। यानी कि जे बी वाटसन का प्राथमिक संवेग प्राइमरी इमोशन है। प्राइमरी इमोशन है। थोड़ी थोड़ी देर में ये क्या है, बदलता रहता है। बच्चे में क्या है, थोड़ी देर में हंसने लगता है, थोड़ी देर में रोने लगता है, थोड़ी देर में डरने लगता है, थोड़ी देर में प्यार करने लगता है। ये सारे संवेग बच्चे में होते हैं। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। संवेगों में स्थायित्व और ठहराव आना शुरू हो जाता है बाल्यावस्था में। संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। ईर्ष्या, घृणा और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की भावना प्रकट करता है। इस उम्र में बाल्यावस्था में ये क्या है, प्रकट कर लेता है। झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लगता है। किशोर अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध और सहानुभूति जैसे सदस्य संवेग स्थायी हो जाते हैं। निरंतरण नहीं रख पाता है। इस उम्र में क्या है, नियंत्रण नहीं रख पाता। अन्यायी के लिए क्रोध, दुखी और व्यक्ति के प्रति दया होती है और प्रयास में असफल तो घोर निराशा उत्पन्न होती है। चिंतित रहना आकार यानी कि आकार, हेल्थ, स्वास्थ्य, सम्मान के प्रति कम प्रवृत्ति की घोर तीव्रता होती है। क्या घोर तीव्रता होती है। भाषा का विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। शेष अवस्था में 0 से 2 वर्ष इन्फेंसी स्टेज में भाषा का विकास कैसे होता है। पहले बच्चा क्या है, क्रंदन करता है, फिर क्या है, क्यूइंग करता है, फिर बबलाता है यानी कि बबलाता बा इस तरह से एक शब्द होता है। फिर टेलीग्राफिंग स्पीच करता है यानी कि आनंद की ध्वनि कब आती है, 3 माह में। सार्थक स्पष्ट शब्द 9 से 12 माह में बच्चा बोलने लगता है। 1.5 से 2.5 साल में टेलीग्राफिंग स्पीच करने लगता है यानी कि काफ़ी सारे वर्ड्स को एक साथ मिलाकर बोलता है। 1 वर्ष तक अस्पष्ट भाषा केवल माता पिता ही समझ पाते हैं। ऐसी अस्पष्ट भाषा बोलता है 1 वर्ष तक बच्चा, उसके माता पिता ही उस भाषा को क्या है, समझ पाते हैं। भाषा का विकास कैसे होता है, बाल्य अवस्था में कैसे होता है, भाषा का विकास होता है। बाल्यावस्था में भाषा का विकास होता है। बालिकाओं में भाषा का विकास बाल्यावस्था में अधिक होता है। किशोर अवस्था में भाषाई स्पष्टता, सूक्ष्मता और भावों की गहराई, शब्दों की जटिलता, उच्चारण में शुद्धता, कल्पना शक्ति का चरम होता है। शब्द भंडारण में वृद्धि होती है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा ये इतना वैल्यूएबल कंटेंट है। अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा हमें यूपी टेट की CDP को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस यूपी टेट एग्जाम में बनते हैं। जैसे ये दिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी क्या है, स्थलाकृति यानी कि ट्रोपोग्राफी का स्टिक। सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई। सिगमंड फ्राइड ने क्या, मन की 3 दशाएं बताई। पहली दिशा क्या बताई, चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, दिमाग की सक्रिय अवस्था है जो हमारे दिमाग में प्रेजेंट में चल रहा है। अचेतन अनकॉन्शियस माइंड, ईर्ष्या, क्रोध, जीवन के बारे में अनुभव, कड़वी यादें और मन में दबा दिया गया हो यानी कि पुरानी बातें जो हमारे मेमोरी में पड़ी रहती हैं उसे क्या हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अर्धचेतन मन, अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड यानी कि प्री कॉन्शियस माइंड भी इसे हम क्या है कह सकते हैं और कहते भी हैं। क्या है ये, कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद याद करने पर वह चीज़ें फिर से हमें याद आ जाती हैं, तो इसे क्या है हम अर्धचेतन मन कहते हैं। यूपी टेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस हर बार यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी टाइम में इस बार यूपी टेट एग्ज़ाम हो रहा है तो लेवल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है टेट एग्ज़ाम का। तो आपको अपनी
तैयारी जो है वो एक अच्छे लेवल की करनी है। अब आपको ये तैयारी हम MD मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ये क्लास पसंद आए तो हमारे इसे लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गत्यात्मक संरचना यानी कि डायनेमिक स्ट्रक्चर क्या है इसका। डायनेमिक स्ट्रक्चर क्या है, व्यक्तित्व के कितने 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तित्व के कितने 3 प्रकार होते हैं, ये बात किसने बताई, सिगमंड फ्राइड ने बताई। इड यानी कि ईदम, दूसरा ईगो अहम, और तीसरा सुपर ईगो परम अहम। ईगो में क्या होता है, इड में क्या होता है, जन्मजात इच्छाओं का स्टोर हाउस यानी कि चेतन मन से संबंधित है। मनुष्य के अंदर एक क्या है, दानव होता है। मनुष्य के अंदर क्या होता है, इसमें एक दानव होता है। ईगो यानी कि 1 से 2 वर्ष से चेतन मन की संबंधित वास्तविक सिद्धांत समायोजन में क्या है, सहायक होता है। समायोजन में सहायक होता है। 5 से 6 वर्ष से आदर्शवादी आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव मनुष्य के अंदर क्या है, एक देवदूत होता है। पहले वाले में दानव होता है, दूसरे में ईगो में सहायक होता है, और तीसरे में सुपर ईगो में क्या होता है, देवदूत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिगमंड फ्राइड की मूल प्रवृत्तियाँ। सिगमंड फ्राइड की मूल प्रवृत्तियाँ व अन्य अवधारणाएं। मूल प्रवृत्तियाँ क्या, सिगमंड फ्राइड की 2 मूल प्रवृत्तियाँ हैं। जीवन की मूल प्रवृत्ति क्या है, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और खुशी। दूसरी क्या है, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति यानी कि ईर्ष्या, क्रोध और जलन। इनकी अन्य अवधारणाएं क्या हैं, इसमो यानी कि नार्सिसिज्म, अपने आप से प्रेम करने तथा अपने आप से मस्त रहने की क्रिया को क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म। ओडिपस ग्रंथि, लड़के का अपनी माँ के प्रति प्रेम, पिता से जलन होती है, ओडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है, लड़की का अपने माता पिता के प्रति प्रेम, माँ से जलने की क्या है, संभावना ज़्यादा होती हैं। ये क्या है, इसके बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे, ये सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों बहुत ही प्यारा एक दिया था, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल यूपी टेट एग्जाम में और सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत यानी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने कहा था कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पहले मुंह में कामुकता होती है, फिर जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो उसके क्या होता है, एनाल में कामुकता होती है। इस तरह से ही कामुकता पूरी जिंदगी जो है उसकी कामुकता में ही गुजरती है। तो कैसे बताया उन्होंने, मुखी अवस्था पहली क्या है, मुखी अवस्था यानी कि 1 से 18 माह, 1 माह से 18 माह के बच्चे के क्या मुख में यानी कि ओरल में क्या होती है, कामुकता होती है। तो इसे स्तनपान छुड़ाना, इसमें कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य स्तनपान छुड़ाना, बच्चे का स्तनपान छुड़ाना होता है। गुदी अवस्था एनाल स्टेज क्या 18 माह से 3 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष यानी कि गुदा एनस यानी कि मलमूत्र विसर्जन का क्या होता है, प्रशिक्षण होता है इसी उम्र में। फिर होता है लैंगिक अवस्था यानी कि फैलिक स्टेज यानी कि 3 से 5 वर्ष। लैंगिक सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं उसका क्या ओडिपन और इलेक्ट्रा ग्रंथि का समाधान इसमें हो जाता है। लड़का ये पहचाने लगता है कि मैं एक लड़का हूँ, लड़की ये पहचानने लगती है कि मैं एक लड़की हूँ। आदृश्य अवस्था यानी कि प्रसूति अवस्था 5 से 12 वर्ष यानी कि आदर्शतर रक्षात्मक युक्तियों की उत्पत्ति इसमें क्या हो जाती है। जनेंद्रियों की अवस्था यानी कि जेनिटल स्टेज 12 वर्ष के बाद लैंगिक सेक्सुअल ऑर्गन्स लैंगिक परिपक्वता हो जाती है। लड़के और लड़की दोनों के अंदर लैंगिक परिपक्वता हो जाती है। सामाजिक संवेगों के परिस्थिति सिद्धांत किसने दिया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको हम काफ़ी डिटेल में और काफ़ी आराम से इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में कई बार बना है, तो इसलिए कि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक संवेगागिक विकास का परिस्थितिपरक सिद्धांत यानी कि इलॉजिकल थ्योरी। प्रवर्तक कौन थे, यूरी ब्रॉन फैन ब्रेंजर। क्या थे, यूरी फ्रॉन ब्रेंजर। इन्होंने पहले क्या दिया, लघुमंडल, यानी इन्होंने एक जैसे जो लघुमंडल होता है उसके बारे में बताया। लघुमंडल किसको कहा इन्होंने, ये देखते हैं पहले। सामाजिक वातावरण के सबसे भीतरी स्तर यानी कि बच्चा ये है, सबसे भीतरी स्तर क्या, माइक्रो सिस्टम यानी कि सबसे भीतरी स्तर। इसमें परिवार यानी कि फैमिली, साथी सगी यानी कि पीयर्स जो पास में रहने वाले थे, स्कूल,
तथा पास पड़ोस यानी कि नाइबरहुड यानी कि आस पड़ोस वाले आदि आते हैं। माइक्रो सिस्टम में बच्चे के सबसे करीब वाले क्या होते हैं, लघुमंडल कहलाते हैं। लघुमंडल में क्या सम्मिलित होते हैं। दूसरा होता है मध्य मंडल। ब्रॉन फ्रेन व्रेंजर का मंडल का दूसरा स्तर जो लघुमंडल के विभिन्न तत्वों जैसे परिवार, साथी, संगी एवं स्कूल के आपसी संबंधों को से बना होता है। आपसी संबंधों से क्या है, बना होता है। यानी कि इसमें भी स्कूल वाले और साथी और पास पड़ोस वाले ही होते हैं। सामाजिक सांवेगिक विकास का परिस्थितिकी परक सिद्धांत यानी कि कैन नॉट डी है। इसमें क्या, बाह्य मंडल में क्या था, एक्सो सिस्टम। इसमें बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक संस्थान, कल्याण केंद्र आदि सम्मिलित होते हैं। क्या होता है, आदि सम्मिलित होते हैं। बृहत मंडल यानी कि मैक्रो सिस्टम, यह सबसे बाहरी और ऊपरी स्तर है जिसमें स्थलीकृत मूल्यों के सामाजिक प्रयास, सामाजिक आर्थिक स्तर आदि का प्रभाव बच्चों के विकास पर प्रभाव डालता है। आदि का विकास क्या बच्चों पर क्या है, प्रभाव डालता है। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं घटक मंडल के बारे में। इसका 5वां जो टॉप पॉइंट्स है वो है घटक मंडल। इसमें छात्र के विकास की सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। ऐतिहासिक अवस्थाएं क्या सम्मिलित होती हैं। एग्जाम्पल पर जैसे कोरोना, ऑनलाइन टीचिंग, सैनिटाइजर, मास्क आदि। अब हम पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। हमने यूरी ब्राउनहोफर का सिद्धांत जाना। इस पर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स को हमने जाना। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस यूपीटेट एग्ज़ाम में बने हैं, तो उनको भी हम आगे जैसे ही हम ये मैराथन कंप्लीट करेंगे दोस्तों, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इन सारी सीडीपी के कंप्लीट मैराथन डेली लेकर आया करेंगे 50 से 100 क्वेश्चंस की, जिसमें हम सीडीपी के हर टॉपिक्स को कवर करेंगे। हर टॉपिक से क्वेश्चंस लेंगे और वो क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे आपको मेन एग्जाम में हेल्प मिलेगी। यानी कि अब हम देखते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी जीन पियाजे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। यानी कि प्रतिमानहीनता यानी कि एनाटॉमी। जन्म से 5 वर्ष का बच्चा समाज के नियम, कायदे, कानून से अनजान होता है। ये बात सही है। उन्होंने जीन पियाजे ने क्या कहा कि 0 से 5 वर्ष का बच्चा जो समाज के नियम, कानून, कायदों से क्या होता है, बिल्कुल परे होता है, यानी कि अनजान होता है। परास्वायत्ता यानी कि हेट्रोनोमी 5 से 8 वर्ष के बच्चे के नैतिक अनैतिक वही मानते हैं जो परिवार बताए। परिवार वाले बताएंगे ये जो है सत्य है, ये सही है, ये नैतिकता भरा है, ये अनैतिक है, तो उसको ये बच्चे क्या सच मानेंगे। और इसमें क्या है, प्रतिमानहीनता यानी कि पैराडाइगम इन्फेरिटी। जब जन्म से 5 वर्ष नैतिक स्वयं से सुख दुख के भाव पर निर्भर करती है। सुख दुख के जो भाव हैं उन पर निर्भर करती हैं। नैतिक यथार्थता यानी कि मॉरल रियलिज्म, बच्चा दूसरों की इच्छा और निर्णयों के अनुसार किसी चीज़ को नैतिक या अनैतिक मानता है। दूसरों की इच्छा के अनुसार नैतिक या अनैतिक मानता है। जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। हेट्रोनोमी क्या है, परास्वायत्ता, परिपक्वता। जब बच्चा 8 से 12 वर्ष अपने समूह के लोगों के साथ मिलजुल कर खेल के नियम निर्धारित करता है। इस उम्र में क्या बच्चा अपने साथियों के साथ खेल के नियम निर्धारित करता है। नंबर 4 है नैतिक समानता यानी कि मॉरल इक्वलिटी। नैतिक सापेक्षता, मॉरल रिलेटिविज्म। बच्चे अपने साथियों के साथ मिलकर नियम बनाता है। बच्चा क्या अपने साथियों के साथ मिलकर क्या नियम बनाता है, जो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। ये बात किसने कही, जीन पियाजे ने कही। ये 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए तो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपीटेट की तैयारी हम बिल्कुल फ्री और एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ यूट्यूब पर आपको करा रहे हैं। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत से पहले जीन पियाजे ने अपने नैतिक सिद्धांत दिया। अब हम कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिद्धांत है दोस्तों। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या दिया, हिंज की दुविधा। इनमें हिंज की दुविधा में क्या है,
3 स्तर होते हैं, यानी कि 3 लेवल, और 6 स्टेजेस होती हैं। पहले हम इसकी हिंज की एक कहानी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हिंज था, हिंज की वाइफ क्या थी, बीमार थी। हिंज की वाइफ क्या थी, बीमार थी। अब उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास क्या थे, पैसे नहीं थे। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वह मेडिकल से जब दवाई लेने गया, दवाई काफ़ी महंगा थी, तो वो दवाई को चोरी करता, अपनी बीवी को क्या है, बचा लेता। इस तरह की कहानी कोहलबर्ग ने कई सारे बच्चों को सुनाई। जब बच्चों को सुनाई तो हर उम्र के बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए। अब उस पर हिंज की दुविधा पर 3 स्तर और 6 अवस्थाएं उन्होंने बनाई। पहला क्या था, मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कणा, निर्णय लेने में शामिल तर्क प्रक्रिया, यानी कि मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा, निर्णय ना ले पाने की स्थिति, यानी कि इसकी आलोचना किसने की थी, कैरोल गिलिगन ने की थी। स्त्री पक्षकोण, पुरुषों की नैतिकता, न्याय, जस्टिस और महिलाओं की देखभाल केयर पर आधारित नहीं है। इन्होंने इसमें क्या करा था, इसमें किसी भी स्त्री को नहीं लिया था, इसलिए इसकी आलोचना की गई। इसके हम स्तर के बारे में जानते हैं। पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि प्री कॉन्वेंशनल लेवल। दूसरा स्तर है परंपरागत लेवल, कॉन्वेंशनल लेवल। तीसरा स्तर है पश्चात परंपरागत स्तर, यानी कि पोस्ट कॉन्वेंशनल लेवल। इसमें उम्र का लेवल कितना होता है, 13 वर्ष से अधिक होता है। इसके जो स्टेजेस हैं उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। चलिए अब हम जानते हैं आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि एज मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये परिभाषा किसने दी, वुडवर्थ ने कहा कि एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी इज इक्वल टू डेवलपमेंट, यानी कि विकास आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया है। विकास क्या है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया है। गर्भधारण के समय 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स मिलते हैं। 23 गुणसूत्र प्लस 23 अंडकोश मिलते हैं, जिससे बच्चा पैदा होता है। वंशानुक्रम के नियम क्या होते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यानी कि बीजकोश का निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म्स प्लाज्म, यानी कि प्रतिवादक कौन थे, विजमैन थे। प्रतिवादक कौन है, विजमैन। समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बलेंस, यानी कि प्रतिवादक कौन थे, सोरेसन्स। जैसे माता पिता वैसा बच्चा होगा। भिन्नता का नियम, बच्चा बिल्कुल माता पिता जैसा नहीं होता है। अब हम बच्चे की आनुवंशिकता की अवधारणा, यानी कि आनुवंशिकता का क्या, आनुवंशिकता की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। यानी कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स ग्रीक शब्द है, जेन से बना, जिसका अर्थ होना या वृद्धि करना होता है। क्या होता है, जेनेटिक्स का अर्थ होना या वृद्धि करना होता है। जेनेटिक्स को ये समझेंगे, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। 1905 में 1905 में आनुवंशिकता का शब्द का प्रथम प्रयोग विलियम बेटसन ने किया। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आनुवंशिकता का शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो हमारा आंसर होगा विलियम बेटसन ने किया। चलिए आगे देखते हैं, आनुवंशिकता के विज्ञान के पिता कौन थे। आनुवंशिकता के विज्ञान के पिता कौन थे, ग्रेगर मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चंस ये भी यूपी टेट एग्जाम में दोस्तों बन सकता है कि आनुवंशिकता के विज्ञान के पिता कौन थे, तो हमें अगर जानकारी है तो हम बता सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर ने क्या किया, वंशानुक्रम का अर्थ है माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण। संतानों में क्या है, हस्तांतरण। ये काफ़ी प्यारी परिभाषा किसने दी, जेम्स ड्रेवर ने दी। इसको भी आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। वंशानुक्रम के नियम, अब हम वंशानुक्रम के नियम के बारे में जानेंगे। वंशानुक्रम के यानी कि बीजकोश का निरंतरता का नियम, प्रतिवादक कौन थे इसके, विजमैन थे। बीजकोश की निरंतरता का नियम, इसके प्रतिवादक कौन थे, विजमैन थे। बच्चे को जन्म देने वाला जीवकोश कभी नष्ट नहीं होता है। विजमैन ने ये बात कही, बच्चे को जो जन्म देने वाला जीवकोश होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, संतान का नियम क्या है, समानता का नियम।
क्या, समानता का नियम, लॉ ऑफ रिसेम्बल्स। प्रतिपादक कौन थे, सोरेनसन। कौन थे, सोरेनसन। जैसे माता पिता वैसा कैसा बच्चा भी वैसा ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम किसने दिया, प्रतिपादक कौन थे, सोरेनसन। बच्चा बिल्कुल माता पिता जैसा नहीं होता, कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे बच्चे की आंखें माँ बाप से अलग होंगी, या फिर चेहरा यानी कि जो नक्शा होता है वो भी थोड़ा बहुत अलग होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम जानेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान और बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। शैक्षिक मनोविज्ञान और बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत से समावेशी शिक्षा तक एक विस्तृत अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। बुद्धि के परंपरागत सिद्धांत यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की सभी थ्योरी के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीटेट एग्जाम में बनते हैं। अब जैसे जैसे बुद्धि के जो थ्योरी जिसने दी हैं उन साइंटिस्ट के नाम हमें बहुत ही अच्छे से दोस्तों याद कर लेने हैं। पहला जैसे नाम है, पहला ही क्या नाम है, एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी, इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, बिने ने दी थी। किसने दी थी, बिने ने दी थी। द्विकारक सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी। टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी। इसमें एक जी फैक्टर होता है और क्या है, मल्टीपल एस फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल एस फैक्टर होते हैं। इसके अनुसार, इनके अनुसार बुद्धि का क्या है, एक इकाई खंड है और इसमें क्या है, जी फैक्टर एक सामान्य फैक्टर होता है, एस फैक्टर क्या है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बुद्धि के परंपरागत सिद्धांत। बुद्धि के क्या है, परंपरागत सिद्धांत के बारे में जानेंगे। बुद्धि का परंपरागत सिद्धांत बहु कारक सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, बहु कारक सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने। यानी कि बुद्धि के जो मल्टी फैक्टर होते हैं, जिस तरह से इस चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। फिर समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थर्स्टन ने दी थी। इन सभी के नाम हमें याद कर लेने हैं क्योंकि यहाँ से ही फैक्ट पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा। समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो हमें पता होना चाहिए थर्स्टन था। यानी कि मल्टीपल अलग अलग इस तरह से ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बुद्धि लब्धि की अवधारणाएं। ये सब ने अलग अलग विशेष परिभाषाएं दी। हम बुद्धि लब्धि की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। बुद्धि लब्धि की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्टिनेंट IQ। बुद्धि लब्धि का सूत्र है ये, मानसिक आयु। बिनेन ने 1908 में ये विचार दिया। बिनेन ने क्या 1908 में एक विचार दिया, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रिटिकल एज इंटू 100 यानी कि मेंटल एज क्रिटिकल एज इंटू 100। इससे बच्चे की उम्र का मेंटल एज का पता लगाया जा सकता है। टर्मन का बुद्धि लब्धि वर्गीकरण करा। टर्मन ने बुद्धि लब्धि वर्गीकरण कहा तो उन्होंने कहा 140 से ऊपर के बच्चे क्या हैं, वो प्रतिभाशाली होंगे यानी कि जीनियस होंगे। 110 से 119 वाले तीव्र और श्रेष्ठ बुद्धि होंगे। तीव्र और श्रेष्ठ बुद्धि यानी कि सुपीरियर होंगे। और 100 से 109 वाले सामान्य बुद्धि होंगे यानी कि एवरेज होंगे। और 70 से कम वाले कौन से होंगे, मंद बुद्धि बच्चे होंगे। 70 से कम वाले कैसे, मंद बुद्धि बच्चे होंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत में क्या है, इनमें लैंग्विस्टिक बुद्धि सिद्धांत होगा, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडली काइनेटिक्स। ये किसने दिया, मल्टी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। स्पाइटियल यानी कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये मल्टीपल बुद्धि सिद्धांत है और इसे किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। इसको हमें याद करना है। इसके अनुसार बुद्धि के मुख्य प्रकार हैं। इनके अनुसार क्या है, बुद्धि के मुख्य प्रकार हैं। उस प्रकार के बारे में भी दोस्तों हम आगे पढ़ लेते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा पहला भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि यानी कि भाषाई बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है। भाषाई बुद्धि उदाहरण से देखेंगे तो कवि होते हैं, कवि काफ़ी भाषा का अच्छा
प्रस्तुत करते हैं, भाषा का काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं। कवि हुए, वकील हुए, लेखक हुए, और भी मल्टीपल्स होते हैं। जैसे नेता है, नेता भी भाषा का अच्छा यूज़ करता है, तो ये भी क्या है, भाषाई बुद्धि में आ जाएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि, इसमें वैज्ञानिक, गणितज्ञ, साइंटिस्ट ये होते हैं, इसमें ये होते हैं। स्पाइटियल बुद्धि में क्या होता है, चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर। चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर कौन से होते हैं, स्थानिक बुद्धि में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। और भी प्रकार हैं, यानी कि शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि बॉडी काइनेस्टिक बुद्धि, इसमें खिलाड़ी, नर्तक और सर्जन होते हैं। सांगीतिक बुद्धि में गायक और संगीतकार होते हैं। संगीतकार, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना। उदाहरण के लिए नेता, शिक्षक और मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल, यानी कि स्वयं को समझना। उदाहरणों के लिए योगी और दार्शनिक को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता अर्थ, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, अर्थ क्या था, दो व्यक्तियों के रंग, रूप, कद, बुद्धि और सीखने की गति में अंतर होना क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यानी कि दो व्यक्ति, उनका रंग रूप अलग है, कद अलग है, बुद्धि का सीखने की क्षमता जो है वो भी अलग है। ये बात किसने कही थी, फ्रांसिस गाल्टन ने कही थी। इसके जनक कौन है, फ्रांसिस गाल्टन है। फ्रांसिस गाल्टन है। व्यक्तित्व भिन्नता, कारक और महत्व। व्यक्तित्व भिन्नता के कारक और महत्व क्या है, फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस। इन वंशानुक्रम और वातावरण इक्वल टू क्या होता है, इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता। अब इसके महत्व के बारे में जानेंगे। महत्व क्या है, यानी कि महत्व, इम्पोर्टेंस, शिक्षण विधियों के लचीलापन और व्यक्तिगत ध्यान, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमने इस बुद्धि के, हार्वर्ड गार्डनर की सभी बुद्धियों के बारे में जान लिया, सिद्धांत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशंस के बारे में। एजुकेशंस के बारे में हम क्या है, पढ़ने वाले हैं। मानव बुद्धि के सभी सिद्धांतों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे मानव बुद्धि के सिद्धांत और मापन के बारे में। मापन के बारे में हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे एक तत्व का सिद्धांत, एक तत्व की फैक्टर थ्योरी हमने पढ़ी थी। इसके प्रतिपादक कौन थे, बिने थे। इनके सहयोगी कौन थे, स्टर्न थे। इनका मुख्य विचार क्या था, बुद्धि खंड व अभाज्य होती है। इनके इकाई क्या है, अनब्रेकेबल यूनिट है। इनका विशेष क्या था, जेनसन ने इसे निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत कहा। निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत कहा था। और इसमें इसकी आलोचना किसने की थी, आलोचना की थी, अगर बुद्धि में एक ही तत्व होता है तो बच्चा मैथ्स में होशियार और साइंस हिस्ट्री में कमज़ोर नहीं होता। क्या होता, कमज़ोर नहीं होता। द्विबुद्धि सिद्धांत, द्विबुद्धि सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी में क्या है, प्रतिपादन किसने किया था, स्पीयरमैन ने किया था। मुख्य विचार क्या थे, बुद्धि के दो तत्व होते हैं, एक जी फैक्टर, एक एस फैक्टर होता है। यानी कि जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य फैक्टर, दूसरा एस फैक्टर यानी कि विशिष्ट फैक्टर। यानी कि अब हम इसकी थोड़ा टेबल बनाकर इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि जी फैक्टर बनाम एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या है, जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर, ये जन्मजात कारक है, दिन प्रतिदिन कामों में मदद करता है। दिन प्रतिदिन कामों में क्या है, मदद करता है। जितना जी स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही व्यक्ति की सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। हर व्यक्ति का जी फैक्टर अलग अलग होगा। हर व्यक्ति का जी फैक्टर क्या है, अलग अलग होगा। जी फैक्टर सब मानसिक कार्यों में दिखाई देगा। जी फैक्टर क्या है, सभी मानसिक कार्यों में दिखाई देगा, विशिष्ट कार्यों से संबंधित है। ये अर्जित योग्यता वातावरण से सीखा जाता है। स्पेसिफिक फैक्टर क्या है, ये अर्जित योग्यता वातावरण से सीखा जाता है। हर व्यक्ति का एस फैक्टर अलग होगा। हर व्यक्ति का एस फैक्टर क्या है, अलग होगा। एस फैक्टर में सभी योग्यताएं बदलती रहती हैं। इस पर ट्रेनिंग, अभ्यास या बहुत प्रभाव पड़ता है। नोट, जो एस फैक्टर जी फैक्टर से ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होगा उसी फील्ड में व्यक्ति सबसे ज़्यादा सफल होगा। जैसे कपिल शर्मा। राजतंत्र का सिद्धांत, राजतंत्रात्मक का सिद्धांत यानी कि मोनरिच थ्योरी। प्रतिदर्श, नमूना, न्यायादर्श सिद्धांत यानी कि सिंपलिंग थ्योरी।
प्रोपोनेंट कौन थे? जेपी थॉमसन। हमारी बुद्धि में कई कारक हैं। जब कोई बुद्धि समस्या आती है तो हमारी बुद्धि हर फैक्टर में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर एक नया कारक बना देती है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। प्रोपोनेंट कौन थे? जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड सोवियत कहाँ से थे? ये रूस से थे। इन्होंने कब दी परिभाषा? 1967 में दी। बुद्धि का 3D मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया है, यानी कि त्रिआयामी बुद्धि होती है। गिलफोर्ड का त्रिआयामी मॉडल के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल है, इससे काफ़ी बार यूपी टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। गिलफोर्ड का त्रिआयामीय मॉडल के बारे में हम जानेंगे। मानसिक संक्रियाएं, ऑपरेशन। समस्या का समाधान करने में व्यक्तित्व जिस मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरता है वह संज्ञान, स्मृति धारण और स्मृति के अभिलेख, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन से होकर क्या है? गुजरता है। विषय वस्तु क्या है इसका? विषय वस्तु समस्या जिस रूप से प्रस्तुत होती है, सांकेतिक और सिंबॉलिक होती है, शाब्दिक यानी कि वर्बल होती है, आकृति यानी कि फिगुरल होती है, व्यवहारात्मक होती है और दृश्य श्रव्य विजुअल ऑडिटिव होती है। उत्पादक प्रोडक्ट क्या है? समस्या का समाधान करके जिस रूप से सूचनाएं प्राप्त होती हैं, यानी कि इकाई, यूनिट्स, वर्ग, क्लास, समस्या, संबंध यानी कि रिलेशन, प्रणाली, सिस्टम्स और रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, निहितार्थ इम्प्लीमेशंस भी होता है। उत्पादक यानी कि प्रोडक्ट के बारे में ये दिया है हमने। पहले हमने मानसिक संक्रियाओं के बारे में जाना, फिर इसकी विषय वस्तु यानी कि कंटेंट क्या होता है इसके बारे में जाना, फिर हमने उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट के बारे में जाना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? त्रिचापीय बुद्धि सिद्धांत, यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। त्रिबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। घटकीय विश्लेषणात्मक यानी कि कंपोनेंशियल, समस्याओं के घटकों का विश्लेषणात्मक, मेटा घटक निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण घटक, इनके 3 दिए तो कहला घटकीय विश्लेषण, अनुभवनात्मक, सृजनात्मक, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी कि पूर्व अनुभवों से कॉम्बिनेटिव समाधान, क्रिएटिव समाधान सांदर्भिक, व्यावहारिक, कॉन्सेप्चुअल्स, डे टू डे कामों में बैठ समायोजन, स्ट्रीट स्मार्ट हो, यानी कि 3 पॉइंट्स इसके हमने दिए यहाँ पर। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। बुद्धि के 5 चरण होते हैं। इन्होंने क्या बताया? बुद्धि के कितने? 5 चरण होते हैं। पहला क्या होगा? एनकोडिंग यानी कि कूट संकेतन, दूसरा होगा अनुमान, इन्फरिंग, तीसरा क्या होगा? व्यवस्था यानी मैपिंग, चौथा होगा उपयोग यानी कि एप्लीकेशंस और 5वां होगा अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स। अब इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। यानी कि बहुविधि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि हार्वर्ड गार्डन का सिद्धांत 1983 में दिया। इसके बारे में हम आगे जान लेते हैं। इन्होंने क्या दिया? लैंग्विस्टिक यानी कि भाषागत बुद्धि, भाषा के प्रयोग में माहिर यानी कि कवि, पत्रकार, वकील, जिसको हमने अभी पहले पढ़ा था। ये भाषा का जो मल्टीपल थ्योरी है इसको हमें यहाँ पर दोबारा दिया गया है। जैसे जैसे सिलेबस में कई बार कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं तो उसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे। यानी कि स्पाइटियल दृश्य ऐसे, स्थानिक छवियों की हेरफेर करना, इंजीनियर, चित्रकार, सर्जन, लॉजिकल मैथ यानी कि गणित, तार्किक, अमूर्त चिंतन, वैज्ञानिक और गणितीय चिंतन, यानी कि म्यूजिकल बुद्धि किस में होगी? लय, सुर और ताल वाली, संगीतकार और गायक में होगी। बॉडी काइनेसिक बुद्धि को देगी, शारीरिक नियंत्रण और लोच में होगी। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरों के भावों को समझने में होगी, जैसे राजनेता, दुकानदार, परामर्शदाता। और ये बुद्धि है इंट्रापर्सनल, स्वयं की भावनाओं को जानना, दार्शनिक, आध्यात्मिक या फिर बाबा लोग जो होते हैं। नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति की समझ किसान और जूलिस्ट को होती है। अस्तित्ववादी बुद्धि, जीवन की मूर्ति का सत्य क्या है? दार्शनिकवादी बुद्धि होता है। आधुनिक पदानुक्रमिक की प्रक्रिया का मॉडल, आधुनिक पदानुक्रमिक प्रक्रिया का क्या मॉडल है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। क्या दिया है? आर्थर कॉन्डे, जेनसिन, लेवल 1 एंड लेवल 2। पास मॉडल क्या था? 1994। लेवल 1 चार्यात्मक, एसोसिएटिव, रोल ऑफ लर्निंग, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। लेवल 2 संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
ये किसने दी? ऑथेंटिकेशन ने क्या कहा? संज्ञानात्मक, लॉजिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। पास मॉडल क्या था? प्रेजेंट, जेपी दास, नीलगिरी, किबरे। यानी कि पी से प्लानिंग, ए से अटेंशन, एस से स्टिमुलस, एस से क्या? सक्सेसिव, अनुक्रमांकिक, वर्ट एंड वर्न ऑन, हेरार्कियल, जी फैक्टर टॉप पर होता है, और क्या है? क्या दिया? वर्बल, ईडी, स्पाटियल, मैक होता है। इसमें कैरोल 3 स्टारडम दिए कैरोल ने। 3 स्टार में सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण, यानी कि जनरल, बोर्ड, एरो। इसके आगे जानते हैं आगे क्या है? बुद्धि के मापन का इतिहास दिया है। बुद्धि के मापन का इतिहास के बारे में जानेंगे। बुद्धि के मापन का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट 1885, 1905। 1885 में गाल्टन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया। 1905 में बिने और साइमन ने दिया। क्या दिया? फर्स्ट टेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस दिया। 1908 में किसने दिया? बिने। और मानसिक आयु, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? 1908 में बिने ने दिया। 1912 में किसने दिया? स्टर्न ने दिया, मेंटल एज अपॉन क्रिटिकल एज। टर्मन ने 1916 में दिया। क्या दिया? टर्मन रिवाइज्ड फार्मूला। टर्मन ने क्या है? फार्मूले को रिवाइज किया था। 1922 में भारत, इंडिया यानी कि CH राइज, हिंदुस्तानी बिने स्केल्स पर इसका पुष्टि किया गया। आप देखते हैं बुद्धि लब्धि फार्मूले के बारे में जानते हैं। बुद्धि लब्धि फार्मूला क्या था हमारा? IQ = MA यानी कि मानसिक एज बटे में क्या होता है? CA यानी कि वास्तविक आयु, यानी कि × 100। इससे हम गुणा करते हैं तो उससे हम बच्चे की बुद्धि लब्धि का पता लगा सकते हैं, यानी कि IQ लेवल का पता क्या है? लगा सकते हैं। बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण, बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट्स। आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, यानी कि आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा। शाब्दिक यानी कि वर्बल, और ए ग्रेड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ लिटरेट ऑफ पीपल। लिटरेट ऑफ क्या है? पीपल। अशाब्दिक नॉन वर्बल, यानी कि फॉर सोल्जर्स, कुक्स और सर्वेंट्स, इलिटरेटेड फॉरजिनर्स। इनको ये आर्मी और अल्फा और बीटा परीक्षण कराए गए थे। चलिए अब आगे जानते हैं क्या है बेसल एज। बेसल एज यानी कि बेसल वर्ष, जिस मैक्सिमम एज ग्रुप के प्रश्नों को बच्चा हल कर पाता है, यानी कि रिप्रेजेंट्स मेंटल एज कहते हैं। टर्मिनल एज यानी कि जिस एज के ग्रुप के प्रश्नों को बच्चा हल नहीं कर पाता उसे क्या है? टर्मिनल एज कहते हैं। IQ का वर्गीकरण, बौद्धिक असक्षमता। वर्गीकरण की बौद्धिक असक्षमता क्या है? टर्मन का क्लासिफिकेशन, बौद्धिक असक्षमता का, यानी कि 100+ IQ, 140+ IQ है तो बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली होगा। इसकी परसेंटेज कितनी है? 2% है। 120 से 139 यानी कि प्रखर बुद्धि, ये 7% है। 110 से 100 यानी कि तीव्र बुद्धि कितने? ये क्या है? 16% है। 16% है। IQ रेंज अगर 55 से 70 है तो ये क्या है? शिक्षणीय, EMR है, एडुकेबल है। डिटेल क्या है इसकी? 35 से 55 है तो सामान्य, प्रशिक्षणीय और ट्रेनेबल है। और 20 से 35 से तीव्र है तो वो क्या ही है? डिपेंडेंट है। इसके आगे बारे में और जानते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, ये 90 से 109 है तो ये क्या है? एवरेज है, इसका 50% है। और गहन है, गहन यानी कि प्राउडफाउंड है तो ये फुल गियर है, जिसका 20 से ज़्यादा है। क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण, परफॉर्मेंस ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट्स। CTET से काफ़ी ज़्यादा है तो देखने में तो सेम ही लगता है सिलेबस दोस्तों, लेकिन ये CTET से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बात की गई है वो सिर्फ फैक्ट पर की गई है। यह है हमारा सिगवन फर्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट। सिगवन फार्म बोर्ड ने किया था, यानी कि पोर्टस भूल भुलैया परीक्षण, मैच टेस्ट, टारगेट इसमें 13 से 14 साल के बच्चे। अब ये पूछा जा सकता है पोर्ट टेस्ट में किस उम्र के बच्चों को लिया जाता है? ऐसा क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 13 से 14 साल तक के बच्चों को लिया जाता है। गुड एनफ ड्रा ए मैन टेस्ट, यानी कि इसमें मानव चित्रण कराया जाता है, यानी कि गुड एनफ ड्रा एंड मानव टेस्ट कराया जाता है। भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? भारत में विकसित डिटेल्स ऑन टेक्स्ट पेज। भारत में बुद्धि परीक्षण भाटिया बैटरी यानी कि क्रिएटर चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया जाता है। इसमें टारगेट क्या है? 11 से 15 साल के बच्चों का टारगेट है, जिसमें इन बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
कोहोका ब्लॉक डिज़ाइन, कोहोका ब्लॉक डिज़ाइन यानी कि पास एलोंग परीक्षण, पेन ड्राइंग परीक्षण, अंकों से संबंधित परीक्षण और चित्र रचना। क्या है? चित्र रचना। ये क्या है? ये सारे क्या हैं? ये परीक्षण है। एक होता है सामूहिक और मिश्रित परीक्षण। सामूहिक और मिश्रित परीक्षण। सामूहिक परीक्षण क्या है? ये वर्बल शाब्दिक है, यानी कि आर्मी अल्फा टर्मन ग्रुप टेस्ट, सोहन लाल यूपी, लज्जा शंकर झा, डॉक्टर CS जलोटा ने किया। ये शाब्दिक यानी कि वर्बल टेस्ट किया। एक होता है नॉन शाब्दिक वर्बल टेस्ट। नॉन शाब्दिक आर्मी बीटा, चिकागो नॉन वर्बल, रिवेंज, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कैटल और कल्चर फ्री टेस्ट होता है। इसमें कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ बातें इस सारे से की जाती हैं। मिश्रित परीक्षण टेस्ट, इसमें क्या होता है? विसरल स्केल्स होते हैं, यानी कि विस्क 5 से 15 साल के बच्चे होते हैं, वायस 16 से 64 साल तक के सभी होते हैं। इंडियन कंबाइंड होता है, इसे PN मल्होत्रा 1975 में इस टेस्ट को किया गया। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये UP टेट पैड CDP की पहला पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 है। हम इसमें लगभग हमें लगता है कि हम 1/4 सिलेबस कवर कर पाए हैं, तो इसके हम अभी 3 पार्ट्स और लेकर आएंगे, यानी कि 4 वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल के साथ, देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MD मंत्रा ऑफिशियल। जय हिंद, जय भारत।